मेरी भाभी हर साल उम्मीद से होती और 2 जुड़वा बच्चों को जन्म देती। हम सब घर वाले बहुत खुश होते। मेरी अम्मा पूरे मोहल्ले में खूब मिठाइयाँ बांटती, मगर मेरा भाई चुपचाप होता। ऐसे लगता जैसे उसे अपनी औलाद होने पर खुशी ना हुई हो। फिर उसी रात भाभी के कमरे से रोने की आवाजें आती रहती। ऐसे लगता जैसे भाई भाभी को मार रहे हों। मैं डर के मारे सोती रहती, अम्मा को कुछ ना बताती। सुबह होती तो दोनों बच्चे फौत हो चुके होते। भाई और भाभी से पूछते तो वो दोनों कहते ये बच्चे बीमार पैदा हुए थे, इसीलिए आधी रात को दम तोड़ गए। हम सब बहुत हैरान होते। इस बार भाभी उम्मीद से हुई तो डिलीवरी से चंद दिन पहले वो आधी रात को किसी से मिलने जाती। मैं हैरान थी कि भाभी आधी रात को किससे मिलने जाती हैं। एक रात पीछे जाकर देखा तो सर पर आसमान टूट पड़ा। सोच भी ना सकती थी कि भाभी इस हद तक गिर जाएंगी। मुझे अपनी भाभी से नफरत होने लगी थी, क्योंकि भाभी तो तन्हाई में। मेरा नाम रानिया है। आज मुझे भी नींद नहीं आ रही थी। सब लोग अपने घरों में गर्म बिस्तरों में नींद के मजे ले रहे थे, लेकिन एक मैं थी जो इस वक्त भी जाग रही थी। आधी रात का वक्त था और मैं दर्द से तड़पती हुई जाने कब से करवट पे करवट लिए जा रही थी। शुरू में इतना दर्द नहीं था और मेरी आंख भी लगी थी, मगर अब दर्द था कि बढ़ता ही जा रहा था। मुझे याद था मैं शाम तक भली चंगी थी, लेकिन जैसे ही रात का खाना खाने के बाद भाभी ने मुझे दूध का गिलास दिया तो उसे पीते ही मुझे जोर की उबकाई आई थी और मैंने खाया पिया सब उलट दिया था। उल्टी करते ही मैं खुद को हल्का महसूस करने लगी थी, लेकिन कुछ देर बाद ही मेदे में जैसे छुरियां सी चलनी शुरू हो गई थी। मैंने तड़पते हुए अम्मा की चारपाई पर नजर डाली तो वो गहरी नींद में थी। अब्बा और भाई भी घर पे ना थे। वो दोनों हर जुमे को शहर जाया करते थे, जहाँ वो अपनी दुकान के लिए सामान खरीदा करते थे। वो 2 दिन बाद वापिस आया करते थे और सख्त हैरत की बात थी कि उसी रात भाभी मुझे और अम्मा को दूध का गिलास दिया करती थी। मुझे दूध ज्यादा पसंद नहीं था, मगर भाभी पिलाकर ही दम लेती थी। कल रात वो दूध मेरे मेदे में रुका ही नहीं और फिर इसी वजह से अब तक मैं दर्द से अपना पेट पकड़े बैठी थी। अम्मा को 2-3 बार आवाज भी दी थी, मगर वो तो जैसे नशा करके सोई थी। मजबूरन मैं खुद ही हिम्मत करके उठी और सहन में बने बावर्ची खाने की जानिब चली गई। गांव में बिजली का बहुत ज्यादा बहरान था। मर्जी होती तो 2-3 घंटे के लिए बिजली आ जाया करती, वरना हम तो भूल ही जाया करते थे कि बिजली नाम की भी कोई चीज होती है। खैर, आंगन में चांद की रोशनी छन छन करती आ रही थी। मैं मुश्किल बावर्ची खाने की तरफ जाने लगी। मेरा इरादा था वहां से वो चूरन उठाकर फांक लूंगी जो अम्मा अक्सर हमें पेट दर्द में खिलाया करती थी। मैं जैसे ही बावर्ची खाने में दाखिल हुई, उसी वक्त मुझे अपने पीछे किसी खटके का एहसास हुआ। मैंने अपने दिल पे हाथ रख लिया। इस वक्त कौन है? जरूर कोई चोर लुटेरा होगा, क्योंकि सबको पता था कि अब्बा और भाई घर पे नहीं हैं। ये ख्याल आते ही मैं अपना दर्द भूल भाल कर दीवार से चिमट कर खड़ी हो गई। मगर मेरी हैरत की इंतहा ना रही जब मैंने दरवाजे से भाभी को अंदर आते हुए देखा। भाभी इस वक्त कहाँ से आ रही हैं? मेरे दिलो दिमाग में यही सवाल गर्दिश करने लगा था। चांद की रोशनी में मुझे भाभी का घबराया हुआ चेहरा दिखाई दे रहा था। वो बार बार चादर से अपने वजूद को छुपाने की कोशिश कर रही थी। उसने जल्दी से दरवाजे पर कुंडी लगाई और दबे पांव चलते हुए अपने कमरे की जानिब जाने लगी। उसने पैरों में चप्पल भी नहीं पहन रखी थी। उनके सर से चादर हटी तो मैंने देखा उनके बाल भी बिखरे हुए थे, जैसे वो किसी से लड़कर आ रही हो। भाभी ने जल्दी से चादर खींचकर सर पर कर ली और कमरे में दाखिल होते ही दरवाजा बंद कर दिया। मैं जहाँ खड़ी थी वहीं खड़ी रह गई। मैं अपना दर्द भूल चुकी थी। मेरे सारे जिस्म पर खौफ तारी हो गया। भाभी कहाँ से आ रही थी, जबकि भाई भी घर पर ना थे। मैं अभी सिर्फ 18 साल की थी, मगर ये सब बातें खूब समझती थी। हमारे गांव में इस तरह के वाकयात को लड़कियां एक दूसरे के कान में मुंतकिल कर दिया करती थी। पिछले साल मेरी सहेली ने बताया था कि उसकी खाला को किसी ने देख लिया था आधी रात को किसी के साथ, और फिर उससे आगे सोचकर मेरी रूह कांपने लगी थी। मैंने अपने कानों पर हाथ रख लिया था। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। मेरी भाभी ऐसा कुछ नहीं कर सकती। मेरे जहन में शकुको शुबहात का एक ना खत्म होने वाला सिलसिला शुरू हो चुका था। ना चाहते हुए भी मैं भाभी के कमरे की जानिब बढ़ने लगी। मैंने हल्के से उनके कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। उनके कमरे से रोशनी आ रही थी। शायद उन्होंने मोमबत्ती जलाई हुई थी, लेकिन जैसे ही मैंने दस्तक दी, कमरे से रोशनी आना बंद हो गई और चंद लम्हों बाद दरवाजा खुला। भाभी ने माथे पर दुपट्टे से पट्टी बांधी हुई थी, जो वो हमेशा बांध कर सोया करती थी, और उनका लिबास भी तब्दील हुआ हुआ था। वो मुझे देखकर अजीब नजरों से चारों तरफ देखकर बोली, क्या हुआ रानिया? तूने इस वक्त मुझे डरा ही दिया है। इतनी गहरी नींद में थी,
वो जमाई लेते हुए बोली। उनको इस तरह देखकर तो मेरा दिल और घबराने लगा था। वो भाभी, मेरे पेट में दर्द हो रहा था, कोई गोली है? तो इससे आगे मुझसे कुछ ना कहा गया और मेरे मुंह से ये सुनकर भाभी एकदम से मुतमईन नजर आने लगी और जल्दी से गोली कमरे से ले आई। ये देख ले, अभी खा ले, जल्दी आराम दे देगी। वो दरवाजा बंद करने लगी और मैं वहीं पत्थर की बुत बनी खड़ी रह गई। मैंने सोचा था भाभी मुझे सब कुछ बता देंगी कि वो क्यों इस वक्त बाहर गई थी, मगर भाभी का बदला हुआ हुलिया और उनकी बातें मुझे बहुत कुछ समझा रही थी। मैंने मटके से पानी भरा, गोली खाकर सीधे अपने कमरे में आ गई और बिस्तर पर लेट गई। अम्मा के खर्राटों से कमरा गूंज रहा था। अब मुझे सब कुछ समझ आ रहा था। अम्मा तो कभी इस तरह गहरी नींद नहीं सोया करती थी। वो तो हल्की सी आहट पर भी उठ जाया करती थी। उनकी इस आदत से अब्बा बेजार रहा करते थे और वो अपने साथ साथ उनकी भी नींद खराब कर दिया करती थी। लेकिन आज उनको इस तरह गहरी नींद में देखकर मैं हैरान हो रही थी। उनको मेरी तकलीफ का भी अंदाजा ना हुआ था। मैं जो कब से करवटें बदल रही थी, कभी बाहर जाती गुसल खाने, कभी पानी पीने, तो उनको दरवाजे की भी आवाज तक ना आती। ऐसा पहले कभी ना हुआ था। मैंने अम्मा को 2-3 बार आवाज भी दी, मगर वो टस से मस ना हुई। अब तो इतनी सर्दी में भी मुझे पसीना आने लगा था। भाभी ने कल रात जो दूध हमें पिलाया था, वो कोई आम दूध नहीं था, बल्कि उसमें जरूर कोई न कोई नशा आवर दवाई मिली हुई थी। और अगर दूध पीते ही मैं उल्टी ना कर देती, तो इस वक्त मैं भी अम्मा की तरह बेसुध पड़ी रहती। मैं दिल ही दिल में दुआ भी कर रही थी कि जो कुछ मैंने देखा, काश वो मेरा वहम होता। अब तो फजर की आजानें भी शुरू हो चुकी थी। मेरा दर्द कम हो चुका था, मगर दिलो दिमाग में जो कशमकश चल रही थी, उसकी वजह से नींद ना आई थी। मैंने अम्मा को झिंझोड़ा, अम्मा अब उठ भी जाओ, देख तो सुबह हो गई। बड़ी मुश्किल से अम्मा ने करवट बदली और फजर का वक्त देखकर उछल पड़ी। हाय हाय, मैं इतनी देर तक कैसे सोती रही। वो जल्दी से वजू करने चली गई और नमाज अदा करने के बाद भैंसों के बाड़े की जानिब जल्दी जल्दी जाने लगी। वो काफी देर तक दूध धोती रही और फिर बड़ी स्टील की बाल्टी में काफी सारा दूध ले आई। रानिया, तूने मुझे जगाया क्यों नहीं? वो नाराजगी से मेरी जानिब देखकर बोली और बावर्ची खाने में चली गई। मैंने घबराकर भाभी के कमरे की तरफ देखा, जहाँ से अब खटपट की आवाजें आने लगी थी, और अचानक दरवाजा खुला और भाभी मुस्कुराती हुई बाहर निकली। अम्मा, आप रहने दें, मैं कर लूंगी नाश्ते का इंतजाम। और वो हमेशा की तरह अच्छी बहू बनकर सामने आ गई थी, मगर मेरे दिल में अब उनके लिए वो इज्जत नहीं रही थी। मैं तो अपनी भाभी को अजीम औरत समझा करती थी, और वो क्या निकली। मैं मुंह मोड़कर वहां से जाने लगी तो भाभी ने मुझे पुकारा, रानिया, तुम्हारे पेट का दर्द अब कुछ ठीक हुआ? तुम्हारे पेट का दर्द अब कैसा है? वो बड़े प्यार से पूछने लगी। अब बेहतर हूँ, मैंने बेरुखी से जवाब दिया और अपने कमरे में आकर सो गई। अम्मा को मैंने बता दिया था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। सारी रात जागने की वजह से मैं शाम तक सोती रह गई। जब मेरी आंख खुली तो धुंध लगी का वक्त था। गांव के हर घर से धुआं उठता दिखाई दे रहा था। इस वक्त लोग अपने घरों में महसूर हुआ करते थे, मगर कुछ मर्द हजरात अपने दोस्तों के साथ किसी जगह बैठकर आग जलाकर गपशप कर लिया करते थे, और कुछ अपने बीवी बच्चों के साथ आग के पास बैठकर दिन भर की बातें भी किया करते, और खवातीन खाना बनाती, बच्चे कहानियां सुना करते। हमारे गांव में टीवी वगैरह तो थे, मगर बिजली हमेशा गायब रहा करती थी। तभी लोग जल्दी ही सो जाया करते थे। मैं भी इंतजार करने लगी कि मेरे घर वाले सो जाएं और आज मैं वो राज जान सकूं कि भाभी आधी रात को कहाँ जाती है। मेरे लिए अम्मा ने खिचड़ी बनाई थी। मैंने चंद ही लुकमे खाए थे और खामोशी से भाभी के हरकत और सिकनात को भांपते हुए पूछ लिया, भाभी, मैं रात को आपके कमरे में आई थी, मगर उस वक्त आप अपने कमरे में नहीं थी। मैंने जानबूझकर झूठ बोला ताकि उनके तासुरात जान सकूं। मैंने भी देखा, एक पल को उनका हाथ कांपा था और मुश्किल से उन्होंने तवे पे रोटी डाली। मैंने तो तुम्हें खुद दवाई दी थी, तुझे याद नहीं? अब वो घबराकर कभी अम्मा को देखती, कभी मुझे। मैंने एक और झूठ बोला, हाँ, लेकिन इससे पहले मैं आई थी, उस वक्त आप कमरे में नहीं थी। मैंने सख्त लहजा अपनाते हुए कहा। अब अम्मा भी उनकी जानिब देखे जा रही थी, जबकि भाभी का रंग फक हो चुका था। उनका घबराता हुआ चेहरा देखकर अम्मा बीच में बोल पड़ी, अरे तू क्या थानेदार की तरह सवाल पे सवाल किए जा रही है? हो सकता है वो गुसल खाने गई हो। अम्मा ने जलती हुई रोटी को तवे से उतारते हुए कहा और मेरी जानिब अजीब नजरों से देखने लगी, जैसे खामोश रहने का इशारा कर रही हूँ। भाभी जो कि पत्थर बनी बस मुझे घूर रही थी,
अम्मा की आवाज पे चौंक पड़ी। ना जाने क्यों मेरे अंदर जैसे कुछ टूटने लगा था। मैं अपनी प्यारी भाभी का ये रूप बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। मुझे इल्म था आज रात भी भाभी मुझे वही दूध का गिलास पेश करेगी, लेकिन मैंने सोच लिया था आज मैं वो दूध नहीं पीऊंगी। जैसे ही भाभी दूध लाई, मैंने उनसे गिलास लिया और भाभी को वही दर्द की गोली लाने को कहा। वो बेख्याली में अपने कमरे में गोली लाने चली गई और मैंने जल्दी से दूध का गिलास दरख्त की जड़ों में गिरा दिया और भाभी को दिखाया कि मैं दूध पी चुकी हूँ। आज उनके चेहरे पे घबराहट और परेशानी के आसार नुमाया थे। मैंने देखा अम्मा पहले ही दूध पी चुकी थी। गांव में दूध की फरावानी थी, इसलिए हम रातों में दूध पीते। सोने का वक्त हो चुका था। अम्मा तो पहले ही चारपाई पर लेटी ऊँघ रही थी। मैंने सहन में झांका तो भाभी भी अपने कमरे की बत्ती बुझा चुकी थी। मैंने दरवाजा बंद किया और लेट गई। अब मुझे इंतजार था किस वक्त भाभी घर से बाहर निकलती हैं। मुझे लेटे लेटे काफी देर हो चुकी थी। अब तो मैं उकता चुकी थी, सोने ही वाली थी कि मुझे वही खटके की आवाज सुनाई दी। मैंने दरवाजे की झड़ी से झांका तो वो भाभी ही थी, जो अभी अभी अपने कमरे से निकलकर सहन में बने लकड़ी के पुराने दरवाजे को आहिस्ता से खोल रही थी। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। मैं भी आहिस्ता से कमरे से बाहर निकली और उनका पीछा करने लगी। भाभी तेज रफ्तार कदमों से चलती हुई गली की सीध में जा रही थी। मैंने भी उनके पीछे जाने का सोचा और गिरती पड़ती उनके पीछे जाने लगी। गांव की खासी जमीन हमवार थी, जहाँ पर रोड रास्ते नहीं बने हुए थे। घर वगैरह भी तरतीब के साथ नहीं बने हुए थे। किसी का घर दूर तो किसी का नजदीक। हर किसी ने अपनी मर्जी से ही नक्शे बना रखे थे। भाभी जिस जानिब जा रही थी वहाँ पे दूर दूर तक किसी का घर नहीं था, बस खाली मैदान ही हुआ करता था। और काफी दूर जाकर वहाँ एक सरकारी अस्पताल था, जो यहाँ के लोगों ने बड़ी मुश्किल से मंजूर करवाया था और इसके लिए अपनी जमीन भी मुख्तस की थी। जाने मुझे क्यों लगा कि वो अस्पताल जा रही थी, वहां वो क्यों जाएंगी, लेकिन मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई जब मैंने भाभी को अस्पताल से आगे जाते देखा। मैंने उनको जिस जगह दाखिल होते देखा वहां तो मैं कभी नहीं गई थी और ना कभी जाना चाहती थी। उफ, भाभी यहाँ इस वक्त अकेली क्या करने आई थी। मैंने अपने दोनों हाथों से अपना चेहरा छुपा लिया और वापस आने लगी। मेरा बदन एक अनदेखी आग में झुलस रहा था। ऐसे कैसे हो सकता था। मैं रोई जा रही थी मगर कुछ नहीं कर सकती थी। बड़ी मुश्किल से मैं घर तक पहुंची और सीधा भाभी के कमरे में चली गई, जहां मैंने पूरा कमरा छान मारा और मुझे उनके बिस्तर के नीचे से वो नींद आवर गोलियों का पत्ता मिल गया, जिसे वो हमेशा दूध में मिलाकर दिया करती थी। मगर ऐसा वो सिर्फ उसी दिन करती जब अब्बा और भाई घर पर ना होते थे। और जो कुछ भी कर रही थी बहुत गलत था। मैं अपने कमरे में आकर सोने लगी। क्या मुझे अम्मा को सच बता देना चाहिए था? मैं दुखी दिल के साथ सोचने लगी। आज से पहले मैं भाभी को एक मजलूम और बुलंद हौसले वाली औरत समझा करती थी, जो भाई के जुल्म सितम सहने के बावजूद अपनी जुबान पे कभी शिकवा तक न लाया करती थी। मगर आज उनका असल रूप देखकर मुझे यकीन नहीं आ रहा था। आज मुझे समझ आ रहा था कि भाई उसे क्यों मारा करते थे। मुझे याद था जब पहली बार मैंने आधी रात को भाई के कमरे से अजीब सी आवाजें आती सुनी तो मैं उनके कमरे की खिड़की से देखने लगी। भाई भाभी को बहुत मार रहे थे और वो खामोश बैठी उनकी मार सहती रही। मैं सख्त हैरत में पड़ गई थी, क्योंकि 2 दिन पहले ही तो भाभी के यहाँ बच्चे की विलादत हुई थी और बच्चे एक दिन बाद फौत हो गए थे। भाई और भाभी का कहना था कि बच्चे बीमार पैदा हुए थे तभी फौत हो गए हैं। मैं सारी रात रोती रही थी, भाई को कुछ नहीं कह सकी थी, मगर दूसरे दिन भाभी को जाकर पूछ लिया, भाभी वो आपको क्यों मार रहे थे? मेरी बात पे भाभी पहले तो कुछ घबरा गई, लेकिन अगले ही लम्हे वो फिर से रोने लगी। बस रानिया, मेरी तो किस्मत ही खराब है। लेकिन वो सब क्या था? मैंने उनका हाथ थामा और आंसू पूछे। रानिया, तू कभी शादी ना करना और कर लेना तो बच्चा ना पैदा करना। इस दुनिया में औरत को बहुत कुछ सहना पड़ता है, कोई उसका साथ भी नहीं देता। वो मेरे गले लगकर रोने लगी थी। मैंने अम्मा से कहा तो वो भी रोने लगी कि उनके पोते इस दुनिया में 2 दिन भी सांस ना ले सके। लेकिन अम्मा, इसमें भाभी का क्या कसूर है? मैंने चिल्लाकर पूछा। हाँ बेटी, कसूर तो किसी का भी नहीं है, बस हमारी किस्मत के खेल हैं। अम्मा ये कहकर काम में लग गई। और फिर अगली बार भाभी ने फिर 2 जुड़वा मुर्दा बच्चों को जन्म दिया और दूसरी रात भाई ने उनको बहुत मारा। मैं भागती हुई अब्बा के पास गई। अब्बा देख, भाई भाभी को मार रहा है। अब्बा ने भाई को बहुत समझाया, मगर वो गुस्से से घर से निकल गया। ये कैसी खुदगर्जी थी? ये बच्चे तो भाभी ने नहीं मारे थे, फिर उन्हें किस बात की सजा मिल रही थी?
मुझे भाई से नफरत सी महसूस होने लगी थी। अब मैं उनसे ज्यादा बात भी नहीं करती थी। भाभी अब उदास रहने लगी थी और मैंने सुना था कि भाभी फिर से उम्मीद से थी। इसकी बार मैंने बहुत सारी मन्नतें मांग रखी थी कि बच्चे जिंदा सलामत पैदा हों, और मैं भाभी का बहुत ख्याल भी रखने लगी थी। मैंने अब्बा से कहा था कि इस बार हम भाभी का इलाज शहर वाली डॉक्टरनी से करवाएंगे। मेरी बात पे अब्बा हंसते थे और हामी भर ली। यूं ही दिन गुजरने लगे। भाभी का तीसरा महीना था। अब्बा और भाई शहर गए तो मुझे ये सब देखने को मिला। मैं इन्हीं सोचों में गुम बैठी थी कि दरवाजे पर आहट सुनकर बाहर निकल आई, जहाँ भाभी अंदर आ रही थी। वो जैसे ही ताला लगाकर पलटी तो मुझे सामने पाकर दंग रह गई। उनका चेहरा सफेद लट्ठे की तरह हो रहा था। बस आंखें फाड़े मुझे देखे जा रही थी। माथे पर पसीने की बूंदें नमूदार होने लगी थी। मैंने उनका हाथ पकड़ा और उनके कमरे में दाखिल हो गई। वो जैसे किसी बेजान भूत की तरह मेरे साथ चलती हुई आई थी। मैंने दरवाजा बंद किया और मोमबत्ती जलाई। हल्की सी रोशनी में भी उनकी घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। चुपचाप चारपाई पे बैठे वो अपनी उंगलियों को मरोड़े जा रही थी। क्या हुआ भाभी, अब वहां क्यों गई थी? मैंने स्मार्ट लहजे में पूछा तो वो हकलाई। मैं कहाँ गई थी? पीर साहब के आस्थाने पे क्यों गई थी? अब मैंने अपना लहजा और सख्त कर लिया। वो हैरत से मुझे देखे जा रही थी। तुझे कैसे पता चला? उनके चेहरे पे बला की मासूमियत और बेचारगी थी, मगर मैं उनकी मासूमियत के धोखे में हरगिज आने वाली नहीं थी। भाभी, मैंने खुद आपको आज पीर के आस्थाने पर जाते हुए देखा है। उस पीर के पास जिसकी शोहरत बहुत खराब है, जो गांव की औरतों की इज्जत पामाल करने में देर नहीं लगाता, उसी पीर के पास आप इस वक्त क्या करने गई थी? मेरी बात पूरी सुनने के बाद वो अचानक से फूट फूट कर रो पड़ी। रानिया, तू कुछ नहीं जानती, तू चली जा यहाँ से। वो मुझे जाने को कहती रही, मगर मैं अपनी जगह से टस से मस ना हुई। आज मैं सब जानकर रहूंगी कि भाई आपको क्यों मारता है, और उनकी गैर मौजूदगी में हम सबको नींद की गोलियां दूध में मिलाकर पिलाती रही ताकि आप पीर से मिलने जा सकें। मैंने अपने दिल की पूरी भड़ास उन पर निकाल दी, उनके वजूद को झंझोड़ डाला। आपको ये तक एहसास ना हुआ कि एक नन्ही जान आपके वजूद में पल रही है। मेरे सवाल पे वह अचानक भाभी ने चिल्लाकर कहा, एहसास अब भी होता है? इसी की खातिर तो वहां गई थी। वो पेट पे हाथ रखकर रोने लगी। रानिया, तुझे क्या मालूम कि मेरे साथ क्या हो रहा है? तुझे सब सुनना है तो मैं आज तुझे सब सुनाती हूँ। तू सुनेगी तो तेरा इंसानियत पर से भरोसा उठ जाएगा। वो शिद्दत से रोने लगी और काफी देर रोने के बाद अपनी दुख की दास्तान सुनाने लगी। आज से 6 साल पहले जब मैं तेरे भाई के साथ निकाह करके ब्याह के इस गांव में आई तो सारे गांव में धूम मच गई कि बशीर की दुल्हन बहुत सोहनी है। मैं जहाँ भी जाती सब तारीफें ही किया करते थे। उन्हीं दिनों मेरी तबीयत कुछ खराब हुई तो बशीर मुझे पीर साहब के आस्थाने पर ले गया, जहाँ लोगों का हजूम था। पीर साहब ने मुझे देखा तो उनके चेहरे पर जो तासुरात आए वो देखकर मैंने सर झुका लिया। उसने कहा कि मुझ पर आसेब का साया है और हर 2 दिन बाद मुझे आस्थाने पर जाना होगा। ये बात सुनकर मैंने बशीर को बहुत कहा कि मैं अब इस आस्थाने पर कभी नहीं जाऊंगी, मगर तेरा भाई मुझे रोज कहता था कि नेक बख्त, मैं रोज तुझे पीर साहब का दम किया हुआ पानी पिलाया करूंगा और तू चंगी भली हो जाएगी। वो ये नहीं जानता था कि पीर अकमल की नीयत में खोट थे। मुझे किसी आसेब का साया ना था, मगर बशीर ये समझने को तैयार ना था। चंद माह बाद मैं उम्मीद से हो गई तो बशीर मुझे पीर अकमल के पास ले गया, जहाँ उसने मुझे 2 रातें अपने आस्थाने पर रखने की तजवीज दी, मगर मैंने वो सब मानने से इनकार कर दिया। बशीर को तो बुरा लगा, मगर उसने मुझे कुछ ना कहा। लेकिन जब मैंने 2 बीमार बच्चों को जन्म दिया और वो उसी वक्त फोत हो गए तो उसने अपना सारा गुस्सा मुझ पे निकालना शुरू कर दिया कि मैंने पीर की बात ना मानी थी, इसलिए ये सब हुआ। मैंने बहुत समझाया कि ये सब कुदरत का खेल है, पीर की क्या मजाल जो मेरे बच्चों को कुछ कर सके। लेकिन जब अगली बार ऐसा हुआ तो मुझे लगा बशीर मुझे जान से ही मार डालेगा, क्योंकि दूसरे दिन भी पीर अकमल ने बशीर को पैगाम भेजा था कि अपनी बीवी को चंद दिन आस्थाने पर छोड़ दो, हम इसका इलाज करेंगे तो बच्चे जिंदा सलामत पैदा होंगे। मगर मैं नहीं मानी थी और इसका सारा कसूर भी बशीर ने मुझ पर डाल दिया। और इस बार जब मैं उम्मीद से हुई तो बशीर ने मुझसे कहा कि अगर इस बार मैंने उसकी बात ना मानी तो वो मुझे छोड़ देगा और दूसरी शादी कर लेगा। और इसी खौफ की वजह से कल रात पीर के पास गई थी। भाभी की आंखों में जैसे खून उतर रहा था, उसके लब कांप रहे थे। मगर भाभी, आप वहाँ क्यों गईं, जबकि आपके बच्चों की मौत तो अल्लाह ताला की मर्जी से हुई थी? मैंने ना समझते हुए पूछा तो भाभी ने जैसे आंखें बंद करके
अपने आंसू अंदर उतारने चाहे। रानिया कल रात में पीर अकमल के पास गई थी क्योंकि उसने पैगाम भिजवाया था कि अगर मैं उसकी बात मान लूं तो वो बशीर को सब समझा देगा। अब मैं कई दिनों की बेचैनी सोचे विचार के बाद वहां जाने पर आमादा हुई थी। मैंने सोचा कि ये कड़वा घूंट भी पी लूंगी, शायद बशीर कुछ समझ जाए, लेकिन मैं आधे रास्ते से वापस आ गई थी क्योंकि मैं एक शरीफ घराने की बहू बेटी हूँ। मैं ऐसा कदम कैसे उठा सकती हूँ जिसमें मेरा रब नाराज हो जाए। वो मेरी जानिब सवालिया नजरों से देखने लगी। मैं जो कब से खुद पे जब्त किए बैठी थी बिलाखिर पूछ बैठी थी, मगर आप आज भी तो वहां गई थी। मेरे सवाल सुनकर वो अजीब सी नजरों से मुझे देखकर बोली, रानिया आज मैं एक खास मकसद से वहां गई थी। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई थी। मैं हैरान सी उनको देखे जा रही थी। कौन सा मकसद? चंद दिन पहले ही मैं अपने अब्बा के गांव गई थी जहां एक डॉक्टर ने कैंप लगाया हुआ था। उस दिन मुझे हल्का सा बुखार आया हुआ था। मैंने डॉक्टर को देखकर कहा कि डॉक्टर साहब मुझे सुई मत लगाना, तो उन्होंने कहा कि उनके पास इस वक्त सुई नहीं है, जबकि मैंने उनके पास बहुत से इंजेक्शन पड़े हुए देखे थे। डॉक्टर ने बताया कि ये सब दिल के मरीजों के लिए हैं। जब उनका दिल काम करना छोड़ देता है तो ये इंजेक्शन लगाने से दिल काम करने लगता है। वो ये सब बातें किसी को तफसील से बता रहे थे और मैंने सुना कि अगर किसी ठीक ठाक इंसान को ये इंजेक्शन जरूरत से ज्यादा मिकदार में लगा दिया जाए तो उसका दिल बंद हो सकता है और कभी कभार खून का बहाव तेज या ज्यादा हो जाने से वो मर भी जाता है। तभी मैंने नजर बचाकर वो इंजेक्शन उठा लिए थे और आज जब मैं जा रही थी तब मुझे इस मंसूबे पर अमल करना ही था। आज मैं वहां जरूर गई थी मगर मेरा मकसद कुछ और था, इसलिए मैं आज जैसे ही वहां पहुंची तो मुझे अपने सामने देखकर उस गलीज इंसान ने सबको बाहर जाने का कह दिया और जैसे ही सब लोग बाहर गए तो वो खबीस चेहरा लिए मेरे करीब आने लगा और उसी वक्त मैंने वो इंजेक्शन उसकी गर्दन में चबो दिया और सारी की सारी दवाई उसके अंदर मुंतकिल कर डाली। वो हैरत से मुझे देखे जा रहा था और कुछ ही देर में उसकी हालत बिगड़ गई थी। मुझे छू भी ना पाया था और मैं वहां से निकल आई। मुझे नहीं मालूम उसका क्या अंजाम हुआ होगा, मगर आज के बाद किसी औरत को मजबूरन अपनी इज्जत को दांव पर नहीं लगाना पड़ेगा। आज के बाद वो शैतान या तो इस दुनिया से चला जाएगा या फिर माजूर हो जाएगा, मगर इस गांव की औरतों की इज्जत महफूज रहेगी। भाभी दर्द सहते सहते इतनी बहादुर कब बन गई थी मुझे इल्म ना हो सका था, मगर उनकी जगह अगर मैं भी होती तो वही करती जो उन्होंने किया। भाभी मैं शुक्र अदा करती हूँ कि आपने उस इंसान को अपनी इज्जत पामाल करने नहीं दी। मुझे भी मेरी सहेली ने बताया था कि वो किस तरह का शैतान है जो ना समझ लोगों को बीमारी और आसेब का झांसा देकर उनका फायदा उठाता है और औरतें ये बात अपने अंदर ही दफन कर लेती हैं कि उनके साथ आस्ताने में। मैंने भाभी को दिलासा दिया कि उन्होंने जो कुछ किया ठीक किया और अब वो इस बात को भूल जाएं। मैंने उनको आराम करने का कहा और अपने कमरे में आ गई। दूसरी सुबह हमें मालूम हुआ कि कल रात पीर अकमल पे फालिज का असर हुआ था और वो इस वक्त शहर में जेरे इलाज है। डॉक्टर कहते हैं कि या तो जान जाएगी या फिर जहनी तवाज़ुन खराब हो जाएगा। ये बातें खाला शकूरा ने अम्मा को बताई थी। मैं और भाभी मुतमईन थे कि बिलाखिर एक शैतान अपने अंजाम को पहुंचने वाला था। उसी दिन अब्बा और भाई भी आ गए थे। मैंने अब्बा से वादा लिया था कि हम भाभी को शहर वाले अस्पताल ले जाएंगे और आज हम भाभी को लेकर शहर आ गए थे। वहाँ डॉक्टर ने बताया कि भाभी को नॉर्मल बच्चा नहीं हो सकता, उनका ऑपरेशन करना पड़ेगा और यही वो कारण था जिसकी वजह से पिछले बच्चे फंसने की वजह से अपनी जान गंवा चुके थे। अगर आप पिछली डिलीवरी में उनको यहाँ ले आते तो वो बच्चे भी बच सकते थे। डॉक्टर की बात सुनकर भाई की गर्दन झुक गई थी। कुछ ही देर बाद ऑपरेशन हो गया और भाभी ने दो जुड़वा बेटा और बेटी को जन्म दिया। दोनों ही सेहतमंद थे और हम सबकी खुशी का कोई ठिकाना ना था। मैंने भी भाभी से पूछा कि ये कैसा इत्तेफाक है कि हर बार आपको जुड़वा बच्चे ही पैदा होते हैं। तब वो मुस्कुराकर बताने लगी कि उनकी नानी और खाला को भी जुड़वा बच्चे पैदा होते थे और वहां से ये वरासत मुझ में भी मुंतकिल हो गई। हम ये सुनकर हंस पड़े और अब की बार मैं उनके कमरे से गुजरी तो जो कुछ सुना मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। भाई कह रहे थे, नेक बख्त मुझे माफ कर दे, इस जाली पीर की बातों में आकर मैंने तुझ पे बहुत जुल्म किया। वो तो अपना इलाज भी ना कर सका, तेरा क्या करता। उनकी बात सुनकर मैं हंस दी थी। आज सब कुछ ठीक हो गया है और हम सब खुशी खुशी रह रहे हैं।